अच्छा, ये तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपने याद रखना है कि हमें उनके कॉग्निटिव फंक्शन में भी चेंजेस मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ये ऑफन माइल्डर होंगे बनस्बत बाकी डेफिसिट्स के। और किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट में ये मुश्किल होता है कि हम प्रिडिक्ट करें उसका नेक्स्ट रिलैप्स होगा, यानी उसका नेक्स्ट रिलैप्स कब होगा ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। मोस्ट जो करंट ट्रीटमेंट्स हैं जो कि इंटेंडेड हैं कि वो कंट्रोल करें इम्यून रिस्पॉन्स को, वो एम करते हैं एट डिक्रीजिंग द रेट एंड सिवियरिटी जो होती है रिलैप्स की और उसका रेट उसको कम करने पे ट्रीटमेंट ज़्यादातर होता है रादर देन रिकवरिंग द लॉस्ट फंक्शन। ज़्यादातर ट्रीटमेंट इसी पे एम करता है कि रिलैप्सेस ना हो। CSF जो है इस तरह के पेशेंट्स का मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, उनमें आपने याद रखना है कि हमें माइल्डली एलिवेटेड प्रोटीन का लेवल मिलेगा और बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा इम्यूनोग्लोबुलिन का, ठीक है, इम्यून मेडिएटेड है ना, तो उसका प्रोपोर्शन मिलेगा। 1/3 ऑफ केसेस में हमें मॉडरेट प्लियोसाइटोसिस भी मिलती है, सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे CSF में। और जब इम्यूनोग्लोबुलिन एग्जामिन की जाएगी ना फर्दर, तो हमें ओलिगोक्लोनल बैंड्स यूजुअली उसमें आइडेंटिफाई होते हैं। ये प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें मिलते हैं, बैंड्स होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के जिनको हम ओलिगोक्लोनल बैंड्स कह रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें आइडेंटिफाई होंगे। अब इस तरह की एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट होती हैं अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ एंटीजेनिक टारगेट्स और ये यूज़ की जा सकती है एज अ मार्कर ऑफ डिजीज़ एक्टिविटी, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एंटीजेनिक टारगेट्स के अगेंस्ट जो होती हैं। अब कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह की एंटीबॉडीज़ की टू द डिजीज़ प्रोसेस वो अभी तक अनक्लियर है कि ये इसमें क्या रोल प्ले करेंगे इस डिजीज़ प्रोसेस में। दैट्स इट। माइलिन की हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें नेक्स्ट है अदर एक्वायर्ड डीमाइलिनेटिंग डिजीज़। तो इम्यून मेडिएटेड डीमाइलिनेशन जो है वो हो सकती है बाय अ नंबर ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शियस इलनेसेस की वजह से, ठीक है, इन्फेक्शियस, जिसमें आ जाता है हमारे पास रिलेटिवली माइल्ड वायरल डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है डीमाइलिनेटिंग डिजीज़। तो ये थोड़ा नहीं हुआ कि ये रिलेटेड है टू द डायरेक्ट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, रादर ये बिलीव हुआ है कि जो इम्यून सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे पैथोजन एसोसिएटेड एंटीजेंस के साथ और फिर वही इम्यून सेल्स क्रॉस रिएक्ट कर जाएंगे हमारे ही माइलिन एंटीजेंस के अगेंस्ट, तो उसके नतीजे में ये माइलिन डैमेज करवाते हैं। तो अब दो जनरल जो पैटर्न है पोस्ट इन्फेक्शियस ऑटो इम्यून रिएक्शन टू द माइलिन के, वो अनलाइक द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये दोनों पैटर्न जो हैं वो एसोसिएट होते हैं विद अक्यूट ऑनसेट ऑफ मोनोफेजिक इलनेसेस, ठीक है, अक्यूट ऑनसेट की इसमें मोनोफेजिक इलनेस होती है। अब अक्यूट डाइसेमिनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस में क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स हैं अक्यूट डाइसेमिनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस में सिम्टम टिपिकली डेवलप करते हैं 1 या 2 हफ्तों के अंदर आफ्टर द एंटीसीडेंट इन्फेक्शन के बाद, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ उसके 1 2 हफ्तों के बाद, और ये नॉन लोकलाइज्ड होंगे सिम्टम्स, जैसे उसको हेडेक होगा पेशेंट को, लेथार्जी और कोमा, इन कॉन्ट्रास्ट विद दी फोकल फाइंडिंग्स जो हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मिल रही थी। तो वहाँ पे फोकल थी, यहाँ पे नॉन लोकलाइजिंग इस तरह के सिम्टम्स होंगे। सिम्टम फिर आगे जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेंगे रैपिडली और इलनेस जो है वो फैटल हो जाती है तकरीबन 20% ऑफ द केसेस में। बाकी जो रिमेनिंग पेशेंट्स हैं उनमें कंप्लीट रिकवरी भी हो जाती है। दूसरा है अक्यूट नेक्रोटाइजिंग हेमरेजिक इंसेफेलोमाइलाइटिस, ठीक है, वो अभी हमने डिस्कस किया, वो था अक्यूट डाइसेमिनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस, लेकिन अब ये है अक्यूट नेक्रोटाइजिंग हेमरेजिक इंसेफेलोमाइलाइटिस। ये ज़्यादा डेवास्टेटिंग है रिलेटेड टू डिसऑर्डर, डेवास्टेटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि आपने याद रखना है टिपिकली यंग एडल्ट्स को और बच्चों को जो है अफेक्ट करता है। बाकी जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं माइलिन की, उसमें आपने याद रखना है कि न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका NMO, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका भी एक एक्वायर्ड डिजीज़ है माइलिन की, जो कि एंटीबॉडी मेडिएटेड डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है। ऑप्टिक जो नर्व्स होती है ना उनके अगेंस्ट होता है सेंट्रल और स्पाइनल कॉर्ड में। और इसके अलावा एक और है सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, ये भी कॉज होती है लेकिन नॉन इम्यून डैमेज होता है इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, ठीक है, नॉन इम्यून डैमेज। तो टिपिकली जब आफ्टर द सडन करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, अचानक से जब हाइपोनेट्रीमिया करेक्ट किया जाए तो उसकी वजह से ये हो जाता है सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, जिसमें नॉन इम्यून डैमेज होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को। तो ये अगर अचानक से मतलब हाइपोनेट्रीमिया को सही किया गया तो उसके नतीजे में रैपिडली इवॉल्विंग क्वाड्रीप्लेजिया हो सकता है, ठीक है, चारों लिम्स जो है वो इसमें पैरालाइज हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले ही PML को, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी को, ये भी एक डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है जो होती है जब JC वायरस की रीएक्टिवेशन हो जाए इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स के अंदर, तो उनमें भी ये डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ होती है। यहाँ पे सारी कंप्लीट हुई। लास्ट टॉपिक रह गया माइलिन, डिजीज़ ऑफ माइलिन का, जो कि ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़।
अब ये ल्यूकोडिस्ट्रोफीज़ क्या होती हैं? ये इनहेरिटेड डिसमाइलिनेटिंग डिजीज़ेज़ होती हैं जो कॉज होती हैं जब एबनॉर्मल माइलिन की सिंथेसिस हो या उसका टर्न ओवर एबनॉर्मल हो जाए तो डिसमाइलिनेटिंग डिजीज़ेज़ होंगी, इनहेरिटेड हो। इनको हम कह रहे हैं ल्यूकोडिस्ट्रोफीज़। अब ये कॉज होती हैं जब म्यूटेशन आ जाए जीन्स के अंदर, जिनके प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जनरेशन में टर्न ओवर या मेंटेनेंस कर रहे होते हैं हमारे माइलिन की, उनमें म्यूटेशन आ जाए। अब कुछ इस तरह की म्यूटेशन लाइजोसोमल एंजाइम्स को अफेक्ट करती हैं, बाकी पैरोक्सिसोमल एंजाइम्स को भी अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो एसोसिएटेड होती है म्यूटेशन इन द माइलिन प्रोटीन में ही म्यूटेशन आ जाएगी। मोस्ट जो है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस की होती हैं, आपने याद रखना है। आल्दो एक्स लिंक्ड डिजीज़ेस भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑटोसोमल रिसेसिव होंगी। तो इसमें जो है ना टिपिकली हमें डिफ्यूज़ इन्वॉल्वमेंट मिलती है वाइट मैटर की। डिफ्यूज़ली वो इन्वॉल्व होगा तो उसके नतीजे में मोटर स्किल्स भी डिटोरिएट होंगी, स्पास्टिसिटी होगी पेशेंट को, हाइपोटोनिया और अटेक्सिया। ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेवरल क्लिनिकल फीचर्स सेपरेट करते हैं ल्यूकोडिस्ट्रोफीज़ को फ्रॉम द डीमाइलिनेटिंग डिजीजेज़। ल्यूकोडिस्ट्रोफीज़ टिपिकली हमें प्रेजेंट करेंगी इंसीडियस और प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शन होता जाएगा, ठीक है। इंसीडियस होगा यानी क्रॉनिकली ग्रेजुअली होगा, लेकिन सटल वे में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के साथ, उसको हम इंसीडियस कहते हैं। और प्रोग्रेसिव किस्म का लॉस ऑफ फंक्शन होगा और ये यंगर एजेस में बिगिन होगा और साथ में एसोसिएटेड होगा डिफ्यूज़ एंड सिमेट्रिक चेंजेस ऑन द इमेजिंग स्टडीज़। उसमें हमें डिफ्यूज़ और सिमेट्रिक चेंजेस मिलेंगे। तो अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी है ल्यूकोडिस्ट्रोफीज़ की, मच ऑफ द पैथोलॉजिक चेंजेस हैं इसमें हमें मिलते हैं वाइट मैटर में, हमने डिस्कस किया, जो कि डिफ्यूजली एबनॉर्मल हो जाएगा कलर के अंदर, यानी वो वाइट मैटर ग्रे और ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ हो जाएगा। ये ल्यूकोडिस्ट्रोफीज़ के चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली इन देयर कोर्स क्या होता है कि कुछ डिजीज़ जो है हमें पैची इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, वाइल अदर्स में प्री डायलेक्शन होती है ऑसिपिटल लोब की तरफ, ठीक है। ऑसिपिटल लोब इन्वॉल्व ज़्यादा होता है। इन द एंड दो नियरली ऑल ऑफ द वाइट मैटर यूजली अफेक्ट हो जाता है। विद द लॉस ऑफ द वाइट मैटर ब्रेन बिल्कुल एट्रोफिक हो जाएगा, वेंट्रिकल्स बड़े बड़े हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, और सेकेंडरी चेंजेस हमें फिर ग्रे मैटर में भी नज़र आएंगे। तो माइलिन का लॉस एसोसिएटेड होता है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मैक्रोफेजेस के साथ। माइलिन लॉस हो गया, वहाँ पे मैक्रोफेजेस ने आके इन्फिल्ट्रेट किया, जो कि ऑफन स्टफ हुए होंगे लिपिड के साथ ये मैक्रोफेजेस। कुछ जो इस तरह की डिजीज़ हैं वो हमें स्पेसिफिक इंक्लूजन्स भी शो करती हैं, जो क्यों बनी है, जब पार्टिकुलर लिपिड्स उनमें एक्यूमुलेट कर गया है उस वजह से। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। समरी देखें, हमने प्राइमरी डिजीज़ ऑफ माइलिन डिस्कस की। हमने कहा क्योंकि क्रिटिकल रोल होता है माइलिन का नर्व के कंडक्शन में, तो माइलिन की डिजीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड और सीवियर किस्म का न्यूरोलॉजिक डेफिसिट करवाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये नर्व की कंडक्शन कर रहा होता है नर्व्स। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमने पहले कहा कि ऑटो इम्यून डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है माइलिन का, यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। ये परसू करता है एक रिलैप्सिंग रेमिटिंग कोर्स और इसमें फिर इवेंचुअली प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन हो जाएगी न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स की। फिर हमने अदर जो लेस कॉमन फॉर्म्स है इम्यून मेडिएटेड डीमाइलिनेशन की, वो हमने कहा फॉलो करती हैं इन्फेक्शन के बाद, ठीक है। उसके इन्फेक्शन के बाद डीमाइलिनेशन हो जाती है, वो इम्यून मेडिएटेड होता है, और मोर अक्यूट इलनेस को उसके बाद ये होता है। लास्ट में हमने ल्यूकोडिस्ट्रोफीज़ के बारे में कहा कि जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें माइलिन की जो प्रोडक्शन है या उसका टर्न ओवर वो एबनॉर्मल हो गया, तो हम उसको ल्यूकोडिस्ट्रोफीज़ कहेंगे, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक आता है जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़। ये छोटा सा टॉपिक है। देखें, सेवरल जेनेटिक जो डिजीज़ेज़ है ना वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, न्यूरॉन्स के अंदर और ग्लिया के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको ये जेनेटिक डिजीज़ेज़ डिसरप्ट कर देती हैं। तो उसके नतीजे में प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स होंगे जो कि पूरी ज़िंदगी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की डिजीज़ेज़ ग्रुप की गई हैं बाय द सेल्स या कंपार्टमेंट जो अफेक्ट हो रहा है, यानी न्यूरॉन्स वर्सेस वाइट मैटर। सब सेलुलर ऑर्गेनल जो अफेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे लाइसोसोम हो रहा है, पैरोक्सिसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर मेटाबॉलिक पाथवे कौन सा जो है अफेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे स्फिंगोलिपिडोसिस हो रहा है, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म क्या अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे, इस हिसाब से। अब जो म्यूटेशंस होती है ना अंडरलाइंग इस तरह के डिजीज़ेज़ में, वो टिपिकली अफेक्ट करेंगे सिंथेटिक या डिग्रेडेशन पाथवेज़ को, और ये हर नर्वस सिस्टम में जो है ना स्पेसिफिक होती हैं। तो सबसे पहले है न्यूरोनल स्टोरेज डिजीज़ेज़। ये कैरेक्टराइज हुई हैं कि ना इसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है स्टोरेज मटेरियल की हमारी न्यूरॉन्स के अंदर, टिपिकली उसके नतीजे में न्यूरोनल डेथ हो जाएगी। जो कॉर्टेक्स में जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स हैं ना उनके इन्वॉल्वमेंट से कॉग्निटिव फंक्शन लॉस हो जाएगा, ये याद रखिएगा, और सीजर्स हो सकते हैं।
मोस्ट कॉमनली ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं जो कॉज होते हैं जब डेफिशिएंसी आ जाए स्पेसिफिक एंजाइम में जो कैटाबॉलिज्म ऑफ स्फिंगोलिपिड्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स जो है ना जिसमें गैंग्लियोसाइड्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा म्यूकोपोलीसैकेराइड्स या म्यूकोलिपिड्स के कैटाबॉलिज्म में जो एंजाइम इन्वॉल्व है, या फिर कोई और कॉज भी हो सकता है जो डिफेक्ट आ जाए प्रोटीन्स में या लिपिड की ट्रैफिकिंग में विद इन द न्यूरॉन्स। अब सेवरल इसमें एग्जाम्पल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल कॉमन है इस डिजीज़ में, जैसे टे सेक डिजीज़ और निमेनपिक डिजीज़, और इसके अलावा म्यूकोपोलीसैकेराइडोसिस। ठीक है, ये सब चैप्टर 7 में डिस्कस्ड है, जेनेटिक एंड पीडियाट्रिक डिजीजेस वाले चैप्टर में। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास इसमें माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोमायोपैथीज़। माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोमायोपैथीज़ डिसऑर्डर्स हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के। ये ऑफन मल्टीपल टिश्यूज़ को, याद रखिएगा, अफेक्ट करता है, जिसमें स्केलेटल मसल भी आ जाता है। तो जब ये ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा तो उसमें ग्रे मैटर ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट होता है बनस्पत वाइट मैटर के, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है ग्रेटर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होती है न्यूरॉन्स की। ठीक है, न्यूरॉन्स की ज़्यादा मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होती है, वो ग्रे मैटर में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस डिजीज़ में जो है ग्रे मैटर, आपने याद रखना है, ज़्यादा अफेक्ट होगा सीवियरली बनस्पत वाइट मैटर के। अब इस तरह के डिसऑर्डर्स जो है ये होते हैं जब म्यूटेशन आ जाए माइटोकॉन्ड्रियल या फिर न्यूक्लियर जीनोम्स में। ठीक है, उस वजह से ये होगा। ये हो गई यहाँ पे सारी जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीजेस। अगला टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, विच इज़ द एक्वायर्ड मेटाबॉलिक एंड टॉक्सिक डिस्टर्बेंस। तो जेनेटिक हो गए, एक्वायर्ड में हम न्यूट्रिशनल डिजीजेस देखेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और टॉक्सिक डिसऑर्डर्स। तो देखें, अब टॉक्सिक और एक्वायर्ड जो मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं ये रिलेटिवली कॉमन कॉजेज़ बनते हैं न्यूरोलॉजिक इलनेस का। ठीक है, इससे न्यूरोलॉजिक इलनेसेस होती हैं। तो क्योंकि इसकी हाई मेटाबॉलिक हमारी डिमांड होती है, तो इसलिए ब्रेन जो है ना ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल है टू न्यूट्रिशनल डिजीजेस। और अगर मेटाबॉलिक स्टेट में अल्ट्रेशन आ जाए तो ब्रेन ज़्यादा वल्नरेबल होता है, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, मेटाबॉलिक डिमांड। अब कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें अनइवन पैथोलॉजिक लेजन्स होती हैं और डिस्टिंक्ट हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलती है, क्योंकि यूनिक फीचर होता है और या फिर रिक्वायरमेंट डिफरेंट एनाटमिक रीजन्स ऑफ द ब्रेन की। तो इसलिए हमें अनइवन पैथोलॉजिक लेजन्स और डिस्टिंक्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलेगी। ठीक है, किसी हिस्से को ज़्यादा चाहिए, किसी की एनाटमी डिफरेंट है, इस लिहाज से। अब कुछ जो मोर कॉमन टाइप्स हैं इंजरी की वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशनल डिजीजेस, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पहली है थायामीन डेफिशिएंसी। देखिए, इन एडिशन टू द सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ थायामीन डेफिशिएंसी, जो सिस्टेमिकली होते हैं, इसके बेरी हम इसको कहते हैं, तो ये ऑल्सो एसोसिएटेड हो सकता है एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ कन्फ्यूजन के साथ में पेशेंट को कन्फ्यूजन होगी, आई की मूवमेंट में एबनॉर्मलिटीज़ होंगी और अटेक्सिया होगा। सिंड्रोम इसको हम कहते हैं वर्निकी इंसेफेलोपैथी। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये वर्निकी इंसेफेलोपैथी थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ट्रीटमेंट जो है थायामीन के साथ ये इस तरह के डेफिसिट्स को रिवर्स कर देगा, लेकिन अगर ट्रीटमेंट को हम डिले कर देते हैं, देर से देते हैं, तो उसके नतीजे में लार्जली इरिवर्सिबल प्रोफाउंड मेमोरी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, तो हम इसके साथ में हम क्योंकि ये दोनों जो सिंड्रोम्स हैं, ये वर्निकीज़ और ये कोर्साकॉफ सिंड्रोम साथ में क्लोजली इंटरलिंक्ड है, तो हम इनको वर्निकीज़ कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड ऑफन यूज़ किया जाता है। अब ये सिंड्रोम आपने याद रखना है, पार्टिकुलरली कॉमन है इन द सेटिंग ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म में। जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट हैं उनको ये ज़्यादातर होती है डेफिशिएंसी, लेकिन ये ऑल्सो बाकी पेशेंट्स में भी हो सकती है जिनको थायामीन की डेफिशिएंसी हो, किसी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर की वजह से, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, या अगर किसी को परसिस्टेंट वॉमिटिंग है उसकी वजह से अगर थायामीन की डेफिशिएंसी हुई है तो उनको भी ये सिंड्रोम हो सकता है। तो अब क्या मॉर्फोलॉजी मिलेगी हमें वर्निकीज़ इंसेफेलोपैथी में? कैरेक्टराइज हुआ है कि हमें हेमरेज के फोकाई मिलेंगे और नेक्रोसिस के। ठीक है, पार्टिकुलरली मेमिलरी बॉडीज़ के अंदर, लेकिन आल्सो एडजेसेंट टू द वेंट्रिकल्स। वैसे तो पार्टिकुलरली मेमिलरी बॉडीज़ में ये हेमरेज की और नेक्रोसिस के फोकाई मिलते हैं हमें वर्निकी इंसेफेलोपैथी में, लेकिन स्पेशली जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल है ना, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने, इन साइड्स पे हमें मिलेंगे हेमरेज और नेक्रोसिस के फोकाई। अर्ली जो शुरू वाली लेजन होगी वो हमें डायलेटेड कैपिलरीज शो करेगी, वहाँ पे डायलेट हो जाएंगी, साथ में प्रोमिनेंट एंडोथेलियल सेल्स भी नज़र आएंगे। ठीक है, और प्रोग्रेस करेगा हेमरेज की तरफ। तो जैसे ही ये लेजन जो है खुद ही रिजॉल्व करेगी, यानी रिजॉल्व करती जाएगी, तो सिस्टिक स्पेस हमें एक अपीयर होगी अलोंग विद द हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस, यानी उसमें हीमोसिड्रिन से बड़े भरे हुए मैक्रोफेजेस होंगे और सिस्ट सी स्पेस बन जाएगी जैसे ही लेजन रिजॉल्व करेगी। तो लेजन्स
मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के अंदर देखी गई हैं टू बेस्ट को रिलेट विद द मेमोरी डिस्टर्बेंस इन द कोर्साकॉफ सिंड्रोम। हमने कहा ना कोर्साकॉफ सिंड्रोम में मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पे लेजन है ना वो थैलेमस के मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस में हो रही है लेजन, तो वो मेमोरी के साथ इंटरफेयर कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थायमिन डेफिशिएंसी। ठीक है, अगला न्यूट्रिशनल डिजीज़ है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। तो इन एडिशन टू कॉजिंग अनीमिया हम पढ़ते आए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है ना ये न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स भी करवाती है जो एसोसिएटेड होंगे विद द चेंजेस इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसकी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंड्रोम होता है जिसको हम सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये नाम इम्प्लाई कर रहा है दोनों इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स जो है ना हमारे स्पाइनल कॉर्ड के वो दोनों अफेक्ट होंगे। सिम्टम जो है हफ्तों के बाद अपीयर होते हैं। पहले जो क्लिनिकल साइंस है उसमें पेशेंट को माइल्ड सा अटैक्सिया होगा, गेट की एब्नॉर्मलिटी, ठीक है, और लोअर एक्सट्रीमिटी में उसको नमनेस और टिंगलिंग महसूस होगी, ये आपने याद रखना है, जो कि आगे जाके फिर स्पास्टिक वीकनेस की तरफ प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, एक फ्लैसिड होती है स्पास्टिक, इसमें स्पास्टिक वीकनेस होगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, कभी कभार इवन कंप्लीट पैराप्लेजिया भी हो सकता है। तो हमें बहुत ही जल्दी प्रॉम्प्ट विटामिन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी होगी, तो उससे क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन हाउएवर अगर पैराप्लेजिया डेवलप हो गया तो इसमें जो है रिकवरी पुअर होती है। ठीक है, दैट्स इट। अब न्यूट्रिशनल के बाद दूसरे हैं एक्वायर्ड मेटाबॉलिक एंड टॉक्सिक डिस्टर्बेंस में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। देखिए, सेवरल सिस्टेमिक मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स भी CNS में डिसफंक्शन करवा सकती हैं और सिर्फ जो है वो एसोसिएटेड होंगी एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल के साथ। इनमें जो मतलब ग्लूकोज एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल के साथ एसोसिएटेड है और जो लिवर डिसफंक्शन के साथ एसोसिएटेड है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले है हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए, सिंस हमारा जो ब्रेन है हमें पता है कि इसको ग्लूकोज की ज़रूरत है एज अ सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो सेलुलर इफेक्ट्स होते हैं ना सेल्स के ऊपर डिमिनिश्ड ग्लूकोज के, वो जनरली रिजेंबल करेंगे ग्लोबल हाइपोक्सिया की तरह के इफेक्ट्स होंगे। हिप्पोकैम्पल जो न्यूरॉन्स होते हैं हिप्पोकैम्पस में हमारे ब्रेन में, ये पार्टिकुलरली आपने याद रखना है ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू हाइपोग्लाइसीमिक इंजरी, जबकि सेरिबेलम में जो सेरिबेलार परकंजी सेल्स होते हैं ये रिलेटिवली आपने याद रखना है बच जाते हैं, स्पेयर्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि एनोक्सिया में होता है, अगर लेवल भी और ड्यूरेशन इस हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत सफिशेंटली सीवियर रहा तो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड इंजरी हो सकती है हमारे बहुत से एरियाज़ ऑफ ब्रेन को। ठीक है, हाइपो के बाद है हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया भी बहुत ही कॉमन है इन द सेटिंग ऑफ इनएडिक्वेटली कंट्रोल्ड, अगर किसी की डायबिटीज़ मेलाइटिस है सही से कंट्रोल नहीं हो रही, और साथ में अगर या तो उसको कीटोएसिडोसिस हो जाए या इवन हाइपर ऑस्मोलर कोमा में अगर पेशेंट चला जाए। ठीक है, उसके साथ जो है हाइपर ऑस्मोलर कोमा या कीटोएसिडोसिस के साथ ये हाइपरग्लाइसीमिया एसोसिएटेड होता है। तो पेशेंट उनको कन्फ्यूजन होगा, स्टूपर, इवेंचुअली कोमा एसोसिएटेड विथ इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन। अब ये इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, जो कन्फ्यूजन और स्टूपर के साथ इवेंचुअली कोमा के साथ हो रहा है? इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हाइपर ऑस्मोलर स्टेट है। ठीक है, सेल्स से बाहर जो है ब्लड में जो है ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी है तो सेल्स की डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, बाहर आ जाएगा सारा फ्लूइड। तो हाइपरग्लाइसीमिया जो है याद रखिएगा, इसको हमें मस्ट करेक्ट करना होगा ग्रेजुअली, क्योंकि अगर हमने रैपिडली करेक्ट कर लिया तो बहुत ही सेवरल सेरिब्रल इडीमा प्रोड्यूस हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमने सेरिब्रल इडीमा को बचने से, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें हाइपरग्लाइसीमिया को स्लोली ग्रेजुअली करेक्ट करना होता है। ठीक है, इंसुलिन वगैरह दे के। थर्ड आता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। ये भी बहुत कॉमन है। डिक्रीज हमारा हेपेटिक फंक्शन, लिवर का फंक्शन कम हो जाए तो वो साथ में एसोसिएटेड होता है डिप्रेस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, और कभी कभार उसमें कोमा भी हो सकता है। तो इसका एक बहुत ही अर्ली स्टेज जो है उसमें क्या होता है कि पेशेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लैपिंग ट्रेमर जो है एग्जिबिट करता है। ठीक है, इसको हम एस्टेरिक्सिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब पेशेंट अपनी आर्म्स को एक्सटेंड करेगा, अपनी पाम्स फेसिंग टू द ऑब्जर्वर, फॉर एग्जांपल अगर ये स्क्रीन जो है ये ऑब्जर्वर है और इसकी तरफ ऐसे अगर पेशेंट अपना पाम स्ट्रेच करता है तो उसकी जो है फ्लैपिंग होगी। ठीक है, इस तरह से, ये इसको हम कहते हैं एस्टेरिक्सिस। इसमें क्या होता है कि ना एलिवेटेड लेवल अमोनिया के, जो कि हमें पता है कि लिवर जो है नॉर्मली क्लियर कर रहा होता है इसको यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया को। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए लेवल इस अमोनिया के, क्योंकि लिवर सही से काम नहीं कर रहा, साथ में कॉम्बिनेशन इन्फ्लामेशन का भी और हाइपोनेट्रीमिया का कॉज करवा देगा ब्रेन फंक्शन में चेंजेस। ठीक है, ब्रेन के फंक्शन में कुछ चेंजेस करवा देगा
अब क्योंकि इसमें यही ओनली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, तो अमोनिया के जो लेवल हैं सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में वो वाइडली वेरी भी कर सकते हैं। सीएनएस के अंदर अमोनिया का मेटाबॉलिज्म जो है वो एस्ट्रोसाइट्स के अंदर सिर्फ होता है थ्रू द एक्शन ऑफ ग्लूटामीन सिंथेटेज, ठीक है, इसकी मदद से। और इसके अलावा इन द सेटिंग ऑफ हाइपर अमोनीमिया एस्ट्रोसाइट्स जो है हमारे कॉर्टेक्स में और बेसल गैंग्लिया में वो डेवलप करेंगे स्वोलन पेल न्यूक्लियाई। तो इसको हम कहते हैं एल्जेमर टाइप 2 सेल्स, ठीक है, क्योंकि वो एस्ट्रोसाइट्स जो हैं कॉर्टेक्स वाले और बेसल गैंग्लिया के वो स्वोलन पेल न्यूक्लियाई डेवलप कर देंगे, जिसको हम एल्जेमर टाइप 2 सेल्स कह रहे हैं, ठीक है। हाइपर अमोनीमिया की सेटिंग में उनमें ये चेंज आ रहा है क्योंकि वो अपने ग्लूटामीन सिंथेटेज के थ्रू वही एक हल है सीएनएस में अमोनिया को मेटाबोलाइज करने वाले, ठीक है। यहाँ पे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो गया। देन आता है हमारे पास टॉक्सिक डिसऑर्डर्स। अब लिस्ट जो है टॉक्सिन्स की विद इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑन द ब्रेन, ये एक्सट्रीमली लॉन्ग लिस्ट है, ठीक है। इनमें कुछ मेजर कैटेगरीज आती हैं न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंसेस की, वो आपने याद रखना है। मेटल्स होते हैं जिसमें लेड, आर्सेनिक और मर्करी आ जाता है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है जो पेस्टिसाइड्स में होता है, और मेथानॉल है जो कि ब्लाइंडनेस करवा देता है क्योंकि ये रेटाइनल डैमेज करवाता है, मेथानॉल। और इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स भी हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कंबाइनिंग हाइपोक्सिया विथ सिलेक्टिव इंजरी टू द ग्लोबस पैलिडस करवाएगा। ये देखिए ग्लोबस पैलिडस जो है ना, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे बेसल गैंग्लिया में, बेस ऑफ द फोर ब्रेन के अंदर, जो कि हमारी कॉन्शियसनेस को और प्रोप्रियोसेप्टिव जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये पुटामिन जो होता है ना उसके ही मीडियल एस्पेक्ट पे होता है और फर्दर मीडियली ये बाउंड हुआ होगा इंटरनल कैप्सूल के थ्रू। प्राइमरी फंक्शन बस ये कॉन्शियसनेस और प्रोप्रियोसेप्टिव मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो इस ग्लोबस पैलिडस की सिलेक्टिव इंजरी हो जाती है कंबाइनिंग हाइपोक्सिया के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। इसके अलावा एथेनॉल याद रखिएगा, इसका भी वेराइटी ऑफ इफेक्ट होते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर, जबकि अक्यूट इंटॉक्सिकेशन आपने याद रखना है रिवर्सिबल हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटेक के नतीजे में प्रोफाउंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी, जिसमें एक तो ब्रेन की स्वेलिंग हो जाएगी और डेथ हो सकती है। तो क्रोनिक अल्कोहल का एक्सपोजर आगे जाके सेरिबेलर डिसफंक्शन करवाएगा, सेरिबेलम का, और तकरीबन सिर्फ 1% ऑफ केसेस में ये करवाएगा, जिसमें ट्रंकल अटेक्सिया होगा पेशेंट को, उसका गेट अनस्टेडी होगा, निस्टैग्मस, और साथ में एसोसिएटेड एट्रोफी हो जाएगी एंटीरियर वर्मिस ऑफ द सेरिबेलम में, ठीक है, उसकी एट्रोफी हो जाएगी। देन कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन भी याद रखिएगा, कॉमनली हम यूज़ करते हैं ताकि हम इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स को ट्रीट करें, तो ये भी कॉज करवाएंगे रैपिडली इवॉल्विंग साइंस एंड सिम्टम्स, जिसमें ये हेडेक करवाएंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, पेपिलिडीमा, इवन मंथ टू ईयर आफ्टर द इरेडिएशन ये होंगे, ठीक है। अब इसमें अफेक्टेड जो ब्रेन के रीजन्स हैं ना वो हमें शो करेंगे लार्ज एरियाज ऑफ कोएगुलेटेड नेक्रोसिस, आपने याद रखना है, कोएगुलेटिव वाली एडीमा होगा, ब्लड वेसल की वाल्स जो हैं बहुत मोटी हो जाएंगी, थिकेंड हो जाएंगी, और उनमें हमें इंट्राम्यूरल फिब्रिन लाइक मटीरियल भी नज़र आएगा, ठीक है। ये हो रहा है सब आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम वीडियो से स्टार्ट करेंगे न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस, ठीक है।